नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके बुकवाइज सीरीज़, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले एनसीईआरटी सार संग्रह को कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पूरा कवर किया, अब हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। ज्योग्राफी के अभी तक हमारे 6 वीडियोस आ चुके हैं। आज हमारा ये इस सीरीज़ का 7वां भाग होगा। तो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी सार संग्रह के जो हमारे प्रीवियस वीडियो हैं उनको नहीं देखा तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम नदियों को लेकर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह के, उन सभी प्रश्नों को यहां पर कवर करेंगे और इस सीरीज के बाद आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आज की वीडियो में भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो हाल ही में आपके उत्तराखंड में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है आज का, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। 2500 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी कुल लंबाई है। कहीं पर 25-25 देखने को मिलता है, कहीं पर 25-10 देखने को मिलता है। तो लगभग 2500 किलोमीटर से ज्यादा इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है हमारा, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, गंगा नदी आपके गौमुख से निकलती है। ठीक है, हम जानते हैं, पूछा भी जा चुका है, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन इसके लिए ये उत्तराखंड से निकलकर अलग अलग राज्यों से होते हुए फिर पश्चिम बंगाल के वहां से ये बांग्लादेश जाती है और वहां से फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम नदियों को लेकर प्रश्न तो करेंगे ही, साथ ही एंड में जो आपके इंपॉर्टेंट शहर हैं नदियों के तट पर, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको भी हम यहीं पर देख लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है कानपुर। ठीक है, इसके अलावा जो प्रमुख शहर हैं गंगा के किनारे, जैसे कानपुर है आपका, पटना गंगा के किनारे है, वाराणसी हो गया, बक्सर, कन्नौज, बलिया, हरिद्वार, ये सब आपके गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी जब निकलती है शुरुआत में तो ये इसको भागीरथी के नाम से ही जाना जाता है। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। आती कहाँ से है? तो गौमुख से ये निकलती है। ठीक है, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और वहीं से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आपके पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है और यही क्वेश्चन, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके किसी एग्जाम के अंदर, जो सेंटर का एग्जाम था वहां पर पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पूछा ये जा सकता है। अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो यह नदी आपके चेमायुंगडुंग करके कोई ग्लेशियर है मानसरोवर झील के निकट, वहां से ये नदी निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, और कहां जाती है? तो आप जानते हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा का बांग्लादेश में संगम होता है और वहां से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मानस किसकी सहायक नदी है? प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी और यही क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी बना है। देखिए, मानस जो है ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी के कई सारे नाम हैं, आपको नाम पूछे जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद जब यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। और जब यह नदी असम में एंटर करती है तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तिब्बत में सांगपो, असम में ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नदी कहा जाता है। और फिर ये जब बांग्लादेश में जाती है, गंगा से संगम कर लेती है, और तब इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। ठीक है, और जब ये गंगा से संगम कर लेती है तब इसे मेघना कहते हैं। चलिए, कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है,
संकोश नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? संकोश नदी यह असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में सीमा बनाती है। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर। अभी हमने ऊपर बात करी कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में गंगा से संगम करती है तो उन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। एक और सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, यह पेपर में पूछी जा चुकी है, बराक नदी। ठीक है, बराक नदी किसकी सहायक नदी है? यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, मणिपुर से यह निकलती है। बराक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पेपर में पूछी जा चुकी है और इस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया हुआ है, तो यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? भारत की कौन सी दो नदियां हैं जो लगभग एक ही जगह से आती हैं, लगभग एक ही उनका उद्गम स्थल है? तो वो है आपकी एक ब्रह्मपुत्र और एक है आपकी सिंधु नदी। दोनों ही आपकी मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखना है, देखिए जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, हमने ऊपर बात करी कि ये मानसरोवर झील के निकट में जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है वहां से निकलती है। सिंधु नदी की बात करें तो ये आपके मानसरोवर के निकट जो राकस ताल है वहां से निकलती है। तो दोनों का उद्गम कहां है? एक ही जगह पर स्थित है। एक और चीज, हमने जो पहला प्रश्न देखा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। लंबाई हमने देखी लगभग 2500 किलोमीटर। अगर मैं ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई की बात करूं तो यह लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है, सिंधु की बात करते हैं तो ये लगभग 2880 किलोमीटर है। ये इन दोनों की कुल लंबाई है। लेकिन अगर भारत में इनकी लंबाई देखें तो सिंधु नदी का इसमें से भारत में केवल 1114 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी का 2900 में से केवल 900 किलोमीटर 916 किलोमीटर भारत में ये बहती है। इसीलिए ये भारत की लंबी नदियां नहीं है। ठीक है, लंबी तो हैं, गंगा से लंबी नदियां हैं, लेकिन भारत में इनका कम हिस्सा बहता है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है? देखिए, केदारनाथ धाम से लेकर रुद्रप्रयाग तक आपकी मंदाकिनी नदी बहती है। ये क्वेश्चन भी हम कई बार कर चुके हैं। केदारनाथ के निकट ही जो आपका चौराबड़ी ताल है, मंदराचल श्रेणी, वहीं से निकलती है मंदाकिनी नदी, रुद्रप्रयाग तक बहती है और यहां पर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से यह संगम कर लेती है। ये भी हमने पढ़ा है। बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? जो बद्रीनाथ धाम है ये आपके अलकनंदा नदी के तट पर है और उत्तराखंड के चमोली जनपद में ये स्थित है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी को कहा जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोसी नदी को लेकर लगातार सवाल पूछे जाते रहे हैं। क्योंकि ये नदी सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करती है, इसीलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। प्रश्न बनता है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट है, राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? जो ये राजघाट नदी घाटी परियोजना है ये आपके यूपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। राजघाट नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की है? यूपी और एमपी की। किस नदी पर है? तो यह बेतवा नदी के ऊपर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, किन 5 नदियों को पंचनद नाम से जाना जाता है? आपको यह क्वेश्चन एक तो डायरेक्टली ऐसे बन जाएगा कि पंचनद नदियों में शामिल नदी कौन सी है, या ऐसे पूछ लेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सी नदी पंचनद नदियों का हिस्सा नहीं है। पंचनद नदियों में आपकी आती है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदियां। सिंधु घाटी जो सिंधु नदी है उसी के सारी सहायक नदियां हैं, तो ये सारी आती है पंचनद में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एक बात आपको और याद रखनी है, यहां पर ये जो 5 नदियां हैं और इनके साथ आप सिंधु नदी को भी मिला लीजिए। ये जो 6 नदियां हैं, इन 6 नदियों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है, सिंधु जल समझौता। कब हुआ था? 1960 में। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं आपको यहां पे से डिस्कस कर रहा हूं। ये जो 6 नदियां हैं, 5 नदियां ये और छठी सिंधु, इनमें से 3 नदियां भारत को दी गई हैं, 3 नदियां पाकिस्तान को दी गई हैं। कौन कौन सी 3 नदियां हैं जो पाकिस्तान के पास हैं, जो भारत के पास हैं? ये पूछी जाती हैं। भारत के पास है रावी,
इसके अलावा सतलज और ब्यास, ये 3 नदियां भारत को दी गई है इस जल समझौते के तहत। इन 3 नदियों के 80% जल का इस्तेमाल भारत करेगा और 20% पाकिस्तान। उसी प्रकार जो अन्य 3 हैं, चिनाब, झेलम और सिंधु, ये तीनों पाकिस्तान को दी गई हैं। इनके जल का 80% इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा और 20% भारत करेगा। तो ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये आपके 1960 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? और ये क्वेश्चन हाल ही में जो आपका 31 अक्टूबर को कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसीलिए आपके लिए एनसीईआरटी वाली सीरीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और सारे क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। जितने भी आपके एनसीईआरटी सार संग्रह हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में मैं लेकर आता हूं ताकि आपका जो पूरी किताब है अच्छे से कवर हो जाए, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपकी कवर हो जाए। एडन नहर की बात करें तो ये आपके दामोदर नदी पर निकाली गई है। ठीक है, दामोदर नदी जिसे हम बंगाल का शोक कहते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा बिहार का शोक, वो कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं और इसी नदी से एक नहर निकाली गई है, एडन नहर। और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि एडन नहर किस नदी से निकाली गई है। यह नहर पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख नहर है और 1938 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है, विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो भारत की किस नदी को विश्वासघाती नदी कहते हैं? सही आंसर है हुगली नदी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार कोसी कई बार अपना मार्ग बदलती है वैसे ही हुगली नदी भी कई बार अपना मार्ग बदलती है, इसीलिए इसको भी हम विश्वासघाती नदी कहते हैं। तो अगर पूछेगा भारत की विश्वासघाती नदी तो आप बताएंगे हुगली नदी को कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी है? भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी आपकी है लूनी नदी। यह नदी जमीन से ही गायब हो जाती है। ठीक है, कच्छ के रण में यह नदी गायब हो जाती है। ठीक है, वहीं खत्म हो जाती है, कहीं जाके ये मिलती नहीं है, किसी समुद्र में जाके ये गिरती नहीं है। ठीक है, तो जो नदियां जमीन से ही गायब हो जाती हैं, भूमि से ही गायब हो जाती हैं, उन्हें हम भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी कहते हैं, जो कि है लूनी नदी। ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? जैसे हमने ऊपर पढ़ा एडन नहर, ये किससे संबंधित है? दामोदर नदी। इसी प्रकार त्रिवेणी नहर जो कि बिहार में है और यह आपके गंडक नदी से संबंधित है। ठीक है, किस नदी से? गंडक नदी। एक और चीज आपको यहां पर अब गंडक नदी से याद रखनी है। देखिए, गंडक नदी के अंदर गोल गोल पत्थर यहां पर मिलते हैं। ठीक है, इन गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। ठीक है, जो हमारी गंडक नदी है बिहार की, इसमें जो ये गोल गोल पत्थर मिलते हैं इनको शालिग्राम कहा जाता है। इसीलिए इस नदी को नेपाल में शालिग्राम नदी भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, गंडक नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? शालिग्राम नदी, क्योंकि इसके अंदर जो गोल गोल पत्थर मिलते हैं उन पत्थरों को शालिग्राम कहते हैं। ठीक है, एक और चीज, इस नदी को कुछ मैदानी भागों में नारायणी नदी भी कहते हैं। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि सबसे ज्यादा किस क्षेत्र, कौन सी नदी है जो सर्वाधिक क्षेत्र को कवर करती है? वो है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है यानी कि जो ये पूरा एरिया कवर करती है वो सबसे ज्यादा है दक्षिण भारत की नदियों में। अगर यहां पर दक्षिण भारत की नदियों की जगह पर सिर्फ एक शब्द लिख दे प्रायद्वीपीय भारत, तो इसका मतलब भी सेम ही है। ठीक है, अब एक और चीज आपको याद रखनी है, हमने बात करी कि दक्षिण भारत की नदियों में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? गोदावरी का। यह नदी आपके 7 राज्यों में होकर बहती है। ठीक है, जो गोदावरी नदी है, भारत के 7 राज्य कौन कौन से आते हैं? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। यहां से बहती है आपकी गोदावरी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी। ठीक है, अभी हमने ऊपर बात करी, ये नदी सबसे लंबी है। इसके बाद अगर बात करें, दूसरे नंबर पर आती है आपकी कृष्णा नदी, तीसरे पे आती है नर्मदा नदी,
चौथे पे आती है महानदी। तो ये टॉप 4, पांचवा भी याद कर लीजिए कावेरी, और छठी याद कर लीजिए ताप्ती। तो कम से कम 5-6 नदियां जो दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं सारी, आपको इनका क्रम याद होना चाहिए। सबसे बड़ी है गोदावरी, दूसरे पे है कृष्णा, फिर नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती नदियां। चलिए, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा ये कहा जाता है गोदावरी नदी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि आज की वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछे गए हैं। उन्हीं में से एक ये भी है, बहुत बार पूछा गया, कोई भी पेपर उठाइए कि दक्षिण भारत की गंगा या बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? देखिए, कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत की माही नदी। ये इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? आपकी माही नदी। ये मध्य प्रदेश से आती है और फिर जो गुजरात में खंबात की खाड़ी है वहां पर ये गिर जाती है। नेक्स्ट है हमारा सोन और नर्मदा का उद्गम स्थल कहां है? सोन और नर्मदा नदियां, इनका उद्गम स्थल है अमरकंटक। ठीक है, जो अमरकंटक का मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है वहां से ये दोनों नदियां निकलती हैं। एक क्वेश्चन यहां से आपका पूछा गया था एग्जाम के अंदर, एसएससी में वो पूछा गया था, आपको अमरकंटक में से आपको नदियों के उद्गम याद रखने। यहां से आपकी ना बेसिकली 3 नदियां निकलती हैं। एक तो आपकी सोन नदी है, नर्मदा है, इसके अलावा आपकी महानदी भी यहीं से निकलती है। ठीक है, अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना, जो अमरकंटक है इसके पश्चिमी जगह से, यानी कि पश्चिम की ओर से निकलती है नर्मदा। ठीक है, वेस्ट की साइड से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है सोन नदी और साउथ से निकलती है महानदी। प्रश्न इस तरीके से पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि इनमें से कौन सी नदियां एक ही जगह से निकलती हैं लेकिन विपरीत दिशाएं में। ठीक है, तो याद रखना सोन नदी और महानदी ये उत्तर से आ रही है या दक्षिण से आ रही है? अमरकंटक के उद्गम स्थल एक ही है लेकिन विपरीत दिशाओं में निकल रही हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऐसा प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है अमरकंटक के पश्चिम से आती है नर्मदा और उत्तर से आती है सोन नदी और दक्षिण से आती है आपकी महानदी। चलिए, नेक्स्ट है हमारा नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? देखिए, भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं वो सभी पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। कुछ नदियां हैं इंपॉर्टेंट जो पश्चिम की ओर बहती हैं, उन्हीं में से एक है नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी आपकी पश्चिम की ओर बहती है और ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था। आपको ऑप्शन दे दिए गए कि इनमें से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो है आपकी नर्मदा नदी। भारत यानी कि पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि ये नदी अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, इधर की साइड जाकर गिरती है। ज्यादातर जो भारत की नदियां हैं वो ऐसे आती हैं बहते हुए और इधर की साइड, पूर्व की साइड जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन कुछ नदियां हैं जैसे आपकी नर्मदा है, ताप्ती है, ये दोनों कैसी नदियां हैं? पश्चिम की ओर ये बहती हैं। तो आपको ये दोनों याद रखनी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां स्थित है? कावेरी नदी, इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर। ये यहां से आती है। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर ये निकलती है, वहां से निकलती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इनसे होते हुए ये बहती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा श्रीरंगपट्टनम शिवसमुद्रम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो देखिए, श्रीरंगपट्टनम हम जानते हैं हिस्ट्री में टीपू सुल्तान से जुड़ी हुई जगह है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम उसी की राजधानी थी। शिवसमुद्रम भी इंपॉर्टेंट जगह है और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी पर ये स्थित है। ठीक है, यानी कि यहाँ कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी बहती है। पूछा जा सकता है आपको श्रीरंगपट्टनम कौन सी नदी के तट पर है? कावेरी नदी के तट पर। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कपिला जो है ये कावेरी नदी की ही सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए, हंगरी एक देश भी है लेकिन यहां पर भारत में एक नदी का नाम है हंगरी और ये किस नदी की सहायक है? तुंगभद्रा की। ठीक है, और तुंगभद्रा हम जानते हैं एक इंपॉर्टेंट नदी है। विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष मिले हैं हम्पी कर्नाटक से, वो तुंगभद्रा नदी के तट पर ही मिले हैं और इसकी एक सहायक नदी है हंगरी। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं। चलिए,
नेक्स्ट है, रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियां कौन सी हैं? देखिए, रिफ्ट वैली यानी कि जो हमारी विभ्रंश घाटी है, ठीक है, भ्रंश घाटी, वहां से बहने वाली दो प्रमुख नदियां भारत की, एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूछा जाता है पेपर में कि जो रिफ्ट वैली है, कौन सी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली का निर्माण करती हैं या उनके थ्रू बहती हैं? नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है? तो वो है दामोदर नदी। अब दोनों में अंतर समझना, यहां पर लिखा है पूर्व की ओर, ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। तो रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? आपको तीन नदियां याद रखनी है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। अगर पूछेगा पूर्व की ओर कौन सी है तो आप बताएंगे दामोदर, पश्चिम की ओर पूछेगा तो नर्मदा और ताप्ती। ओवरऑल तीनों याद रखनी है, लेकिन अगर ऐसा नाम के साथ पूछ ले कि पूर्व की ओर बताना है तो आप नर्मदा आंसर नहीं करेंगे, ताप्ती आंसर नहीं करेंगे, तब आप दामोदर नदी ही आंसर करेंगे, ठीक है। ये तीनों नदियां रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं, लेकिन आपको डायरेक्शन का याद रखना है कि पेपर में क्या पूछा है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? दामोदर नदी हमने ऊपर पढ़ा, एडन नहर इसके ऊपर है, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। और अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा कि ये पूर्व की ओर बहती है और रिफ्ट वैली से ये होकर बहती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन इसको लेकर आपका, ये हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। जो आपका कोलकाता है, जो आपका हावड़ा है, ये दोनों किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर है। और हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेता है कोलकाता कौन सी नदी के तट पर है? तो हुगली नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है? सबसे ऊंचा पूरी दुनिया का रेलवे पुल भारत में चिनाब नदी के ऊपर लेह में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है? साबरमती नदी आपके अरावली पर्वतमाला से निकलती है, ठीक है। राज्य पूछेगा तो राजस्थान से ये निकलती है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राजस्थान से जब ये निकलती है, वहां से निकलकर फिर ये जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। एक और चीज आपको याद रखनी है, राजस्थान की ही एक और नदी है चंबल नदी, ठीक है। इसको लेकर प्रश्न बनते हैं पेपर में। चंबल नदी कहां से आती है? ये भी राजस्थान से आती है। राजस्थान की एकमात्र नदी है चंबल नदी, जो पूरे साल भर बहती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहीं पर याद रख लेना है। साबरमती नदी भी राजस्थान के अरावली पर्वतमाला से आती है। और दूसरा प्रश्न, जो चंबल नदी है ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरे साल भर बहती है। एक और क्वेश्चन आपका चंबल से पूछा जाता है, यहीं पर एक जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, ठीक है। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? सीधा पूछा जाता है, यह चंबल नदी पर बना है। नेक्स्ट है हमारा, अधिकांश लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो अधिकांश जो हमारी लवणीय नदियां हैं ये सारी बंगाल की खाड़ी जो अपवाह तंत्र है उसका अंग है, ठीक है। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? गंगा पर। कहां बना है? बिहार में बना है। तो यह भी आपको याद रखना है। अब हम यहां पर देखेंगे नदियों के किनारे प्रमुख नगर पूछे जाते हैं, यहां से आपके प्रश्न पेपर में बनते हैं। सबसे पहले कानपुर की बात कर लेते हैं। हमने ऊपर देखा कानपुर, पटना, वाराणसी, प्रयागराज, बक्सर, कन्नौज, बलिया, भागलपुर, मुंगेर, हरिद्वार, फर्रुखाबाद, ये सारे आपके गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। गंगा के किनारे और भी बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन हमें केवल वही जगहें पढ़नी है जो या तो इंपॉर्टेंट हैं और या फिर जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी जा चुकी हैं। तो ये सारी जगहें इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज को लेकर एक चीज याद रखना, प्रयागराज या इलाहाबाद ये गंगा के तट पर तो है ही, यहां पर आप जानते हैं गंगा और यमुना का संगम होता है, ठीक है। तो आपको दोनों में ये दी जा सकती है, ठीक है। आप इसको दोनों में रख सकते हैं, यमुना के तट पर भी और गंगा के तट पर भी, या फिर दोनों के तट पर, ठीक है। चलिए, तो ये सारे नगर प्रमुख हैं, कानपुर हो गया, पटना, ये सारे नगर आपके इंपॉर्टेंट हैं तो पूछे जा सकते हैं।
यमुना के तट की बात करें तो दिल्ली कौन सी नदी के तट पर है, पूछा गया है पेपर में, यमुना नदी के तट पर है। मथुरा भी पूछा जाता है, आगरा कई बार पूछा जाता है कि ताजमहल कौन सी नदी के तट पर है, तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा यूपी का इटावा भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। मैंने यहां पर सारे प्रमुख नगर लिए हैं, आपको सारे याद रखने हैं, पेपर में यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यही नगर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र की बात करें, ब्रह्मपुत्र के किनारे कौन से प्रमुख नगर हैं, तो डिब्रूगढ़, कई बार क्वेश्चन बना है डिब्रूगढ़ की बाढ़, तो डिब्रूगढ़ भी आपका ब्रह्मपुत्र के तट पर है। और इसके अलावा गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। पुणे की बात करें तो ये मूलामुथा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, पुणे कौन सी नदी के तट पर है, मूलामुथा। कोलकाता की बात करें, ऊपर हमने देखा कोलकाता हो या हावड़ा, ये दोनों हुगली नदी के तट पर स्थित हैं। बिहार का जो गया है वो फल्गु नदी के तट पर है। तंजावुर कई बार पूछा गया है, ये कावेरी नदी के तट पर है। हैदराबाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके मूसी नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा नासिक और नांदेड़ की बात करें, दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं, ये आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं, ठीक है। नासिक भी कई बार पूछा गया है और नांदेड़ भी आप जानते हैं जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनकी हत्या यहां पर होती है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट जगह हैं, गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं। सूरत की बात करें तो ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कटक और भुवनेश्वर उड़ीसा के प्रमुख नगर हैं, ये दोनों आपके महानदी के तट पर स्थित हैं। गोरखपुर की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में अब आने के चांसेस हैं कि ये पूछा जाएगा क्योंकि अब ज्यादा ये पॉपुलर जगह हो गई है, ठीक है। तो गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के तट पर है, ताप्ती मत करना, ताप्ती नदी के तट पर सूरत है और राप्ती नदी के तट पर आपका गोरखपुर है। नेक्स्ट है मंगलौर। मंगलौर की बात करें तो यह आपका नेत्रवती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, मंगलौर। विदिशा की बात करते हैं तो ये और सांची, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट जगह हैं, ये आपके बेतवा नदी के तट पर स्थित हैं। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या बहुत बार पूछा गया है, सरयू नदी के तट पर स्थित है। पणजी की बात करें, गोवा की राजधानी, ये मांडवी नदी के तट पर स्थित है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। जो गोवा की राजधानी है पणजी, को किस नदी के तट पर है, तो मांडवी नदी के तट पर ये स्थित है। मध्य प्रदेश का जबलपुर की बात करें तो ये आपके नर्मदा नदी के तट पर है। लखनऊ बहुत बार पूछा गया है, गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। उज्जैन की बात करें, यह भी पूछा गया है, महाकुंभ यहां लगता है, कुंभ का आयोजन होता है उज्जैन में, यह शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। गांधीनगर की बात करें तो गांधीनगर और अहमदाबाद, ये दोनों आपके साबरमती के नदी के तट पर ये दोनों स्थित हैं। ग्वालियर की बात करें तो ये चंबल नदी के तट पर स्थित है और ऊपर हमने चंबल नदी को लेकर फैक्ट वहां पर देखे कि ये आपके राजस्थान की एकमात्र नदी है जो पूरे साल भर बहती है और इसी नदी पर चूलिया जलप्रपात भी स्थित है। श्रीनगर की बात करें, जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर, तो ये आपके झेलम नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और अजमेर, यहां पर लेह की बात करें तो ये आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट जगह है सारी। लेह जो है सिंधु नदी के एग्जैक्ट तट पे नहीं है, थोड़ी सी दूरी पर, लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर बहती है सिंधु नदी। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है खासतौर पर इन दोनों का। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो हमारी किताब की सीरीज है, जीके बुक वाइज सीरीज, एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, भूगोल को पढ़ रहे हैं और इस सीरीज का हमने आज 7वां भाग यहां पर देखा। 7 भाग में 200 के करीब प्रश्नों को हम यहां पे कवर कर चुके हैं। ज्योग्राफी के सभी प्रश्न आपके सीरियल वाइज हैं, जैसे आपकी एनसीईआरटी सार संग्रह है, सभी प्रश्नों को आसान भाषा में और उनको और छोटा करके मैं यहां पे आपके लिए लेकर आता हूं और अतिरिक्त तथ्यों के साथ आपको बताने का प्रयास करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सीरीज आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।